आखिरकार वही हुआ जैसा राहुल गांधी चाहते थे। सरकार ने दागियों को बचाने वाले अध्यादेश और संसद से बिल को वापस लेने का फैसला किया है। राहुल ने अध्यादेश को बकवास बताते हुए इसे फाड़कर फेंक देने का बताया था, लेकिन अब राहुल के विरोध के बाद सरकार ने अपना ही फैसला पलट दिया है। सवाल यह है कि सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं या फिर मनमोहन सिंह। राहुल गांधी के विरोध के बाद आखिरकार दागियों को बचाने वाले अध्यादेश को कैबिनेट ने 20 मिनट की बैठक में वापस लेने का फैसला कर लिया। खास बात यह रही कि इस अध्यादेश को वापस न लिया जाए, ऐसा कहकर जो लोग लगातार विरोध कर रहे थे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसीपी, उनमें से सिर्फ एनसीपी नेता शरद पवार ने ही कैबिनेट में अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि उनका विरोध भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी आखिर यही चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से चुप रहा। हमने इस अध्यादेश की हिमायत की। अगर कैबिनेट अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सभी चीजों को अपने संज्ञान में लेते हुए अगर किसी और निष्कर्ष पर पहुंचती है, तब भी मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उस परिप्रेक्ष्य को आपके समक्ष रखूं। ये कोई नैतिकता और वैधानिकता के दबाव में नहीं, ये वापस हुआ है डायनेस्टी के प्रभाव में, परिवारवाद के प्रभाव में। कैबिनेट की बैठक से पहले भले ही सहयोगियों के तेवर कड़े थे, लेकिन राहुल गांधी से पीएम की मुलाकात और उसके बाद पीएम की सहयोगियों से बात ने तय कर दिया था कि राहुल का ऐतराज अब सरकार का फैसला बन जाएगा। My opinion in the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. 25 मिनट तक राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच बंद कमरे में बात हुई, लेकिन जो बातें सूत्रों के हवाले से बाहर आई, उनके मुताबिक राहुल ने पीएम से कहा कि इस अध्यादेश को लेकर लोगों में गुस्सा है। राष्ट्रपति ने भी अध्यादेश पर आपत्ति दर्ज कराई है। मकसद पीएम का अपमान करना नहीं था, मैंने सिर्फ लोगों की भावनाओं को आवाज दी है। फैसला कैबिनेट को करना है। अपनी बात कहकर राहुल पीएम के घर से चले गए और फिर शुरू हुआ कांग्रेस के नेताओं में मंथन का दौर। प्रधानमंत्री के घर कांग्रेस कोर ग्रुप के नेता पहुंच चुके थे। 6 में से कोर ग्रुप के 4 सदस्य मौजूद थे। कोर ग्रुप ने भी अध्यादेश वापस करने पर मोहर लगा दी। जो 2 लोग कोर ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं थे, उनमें चिदम्बरम कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, जबकि अस्पताल में भर्ती एंटनी से जाकर राहुल और सोनिया ने मुलाकात की। दोपहर को पीएम राष्ट्रपति से मिलने गए। करीब घंटे भर दोनों की मुलाकात हुई। सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कहा कि कानून के जानकारों से उन्होंने जो राय ली है, उसके मुताबिक अध्यादेश सरकार वापस ले ले तो बेहतर रहेगा। आखिरकार 8 दिन पहले हुए कैबिनेट के अध्यादेश के फैसले को मिनटों में वापस ले लिया गया। और सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के आगे झुके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूरी सरकार। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी से पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। अखिलेश जी, ये जो पूरी कवायद और घटनाक्रम रहा, इसके बाद एक सवाल ये जरूर उठता है कि आज के बाद से सरकार और कैबिनेट को अगर कोई भी फैसला लेना हो तो सबसे पहले ये देखना होगा कि राहुल गांधी उससे सहमत हैं या नहीं। आप ये कैसे कह सकती है? क्या इसके पहले कभी कैबिनेट के डिसीजंस या सरकार के डिसीजंस या पार्लियामेंट से हुए डिसीजंस वापस नहीं हुए जनहित में? क्या निश्चित रूप से सरकारें मेजॉरिटी की बनती हैं, वो जो चाहे निर्णय कर सकती हैं, लेकिन जन भावना के अनुरूप निर्णय करना उनका परम धर्म होता है। तो जन भावना की पहचान, जन भावना को राहुल गांधी पहचान पाए, आपके मनमोहन सिंह से लेकर तमाम कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री पहचान नहीं पाए। फिर ये तो जब एक निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट का हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए सारे दल एक हुए और जब वो पलटा, उसके बाद जनमानस का मूड दिखने को मिला और जनमानस बना। ये उसके पहले तो आप लोगों को भी वो मूड नहीं दिखा था।
आप लोगों ने भी दिखाया, जन भावना को परिलक्षित किया। आप लोगों की भावना या किसी की भावना हो, उस सबको रीड करना ही पब्लिक लीडर का फर्ज होता है और उसकी बारीकियां होती हैं। हाँ, अखिलेश देखा गया, यही बात कांग्रेस कह रही है कि जन भावनाओं के मुंह को रीड किया गया। मीडिया तो बहुत आसान सूचना के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक पार्टियों को नहीं लाने का फैसला जब संसद ने किया था, जब जो पुलिस कस्टडी में है वो लोग भी चुनाव लड़ पाए, ये वाला फैसला संसद ने किया था, तब भी मीडिया ने कहा था कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है। और अखिलेश जी, इस पे तो चर्चा भी की गई थी कि दागियों को क्यों बचा रही है सरकार, तो मीडिया पे दोषारोपण का क्या फायदा? मीडिया तो सिर्फ वही रिपोर्ट करता है जो उससे दिखता है। लेकिन आपने एक अहम बात उठाई है, आपने जन भावना की बात की सर, तो मैं उसको आगे ले जाना चाहूंगी और मैं फिर आपके पास आऊंगी बाकी आपका मत जानने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, अखिलेश सिंह जी कह रहे हैं जन भावना का आदर हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इसका तो आपकी पार्टी भी अध्यादेश का विरोध कर रही थी, तो आपकी पार्टी क्या जन भावना का सही तरह से नहीं प्रदर्शन कर पा रही थी कि ना आपका विरोध सुना ना किसी और का विरोध सुना? ये जब राहुल गांधी बोले तभी जन भावना याद आई। देखिए, इन्होंने जन भावना की बात कही और जन भावना के प्रति कांग्रेस में कितना सम्मान है पहले तो इसी घटना में देख लीजिए। कैबिनेट भी पास कर रही है, दो बार कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है, कोर ग्रुप में डिस्कशन होकर पारित हो रहा है, तब तक जन भावना नजर नहीं आ रही है। अभी याद करिए, जो बजट सत्र था, 2 मंत्रियों का इस्तीफा था, जन भावना नहीं ध्यान आई। जब मजबूरी हो गई तब जन भावना ध्यान आई। और मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 2010 के 2G मैटर के ऊपर जेपीसी से लेकर हर मैटर पर जन भावना तब ध्यान आती है जब बिल्कुल मजबूरी हो जाती है। क्योंकि इनका जो चरित्र है ना, वो राजवंशी है, डायनेस्टिक है, और डायनेस्टी में जन भावना का महत्व नहीं होता है, राजा ने क्या कहा उसका महत्व होता है। तो इसलिए इनको जनता की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। जब युवराज ने कहा, जब वली अहद सल्तनत ने कहा, तब उसके बाद इनको अपनी बात सुनाई पड़ती थी। तो जन भावना का सरोकार पिछले 3-4 वर्षों में एक नहीं, सर्वदलीय बैठक में आपको जन भावना दिखाई नहीं दी थी। सर्वदलीय बैठक में जब बीजेपी भी इस बिल का समर्थन कर रही थी, विधेयक का, जब राज्यसभा में यह विधेयक लाया गया तब बीजेपी समर्थन कर रही थी और कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया जाए, तब आपको भी जन भावना शायद दिखाई नहीं दी। एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा, स्टैंडिंग कमेटी को देने की बात का अर्थ समर्थन करना नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी का अर्थ यह है कि इसके जितनी भी तकनीकी, वैधानिक और राजनीतिक पहलू हैं, उनके बारे में वही कंटेंट से सहमत है। इसी बिल के लिए हमारे 3 नेता जाके राष्ट्रपति से मिले। कंटेंट से सहमत है ना? बीजेपी इसके समर्थन में थी। हमारे से सहमत है, जिसमें दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष जाके राष्ट्रपति से मिले, अध्यादेश को लेके मिले, बिल के कंटेंट पे तो आप सहमत थे भाई। जब बिल स्टैंडिंग कमेटी से डिस्कशन के बाद आता, कंटेंट तो तब आता। विजय विद्रोही जी, कंटेंट आने कहां दिया सरकार ने? विद्रोही जी, स्टैंडिंग कमेटी डिस्कस करती, तब बिल बनता, सदन के पटल पे आता, तब तो बिल पे प्रतिक्रिया होती। इन्होंने तो उसको बाईपास करके अध्यादेश लाने का प्रयास किया और हमने खुला विरोध किया। उसके बाद प्रश्न हमसे है, जो लोग लाए और उसके बाद अंतिम समय तक साथ में रहे, और उसके बाद जो इन्होंने कहा है कि बिल को फाड़ के फेंक देना चाहिए, हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जी, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन यहाँ पर ये है। मैं आऊंगी आपके पास अखिलेश सिंह जी, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए असमंजस की स्थिति यहाँ पे इसीलिए भी है कि बीजेपी क्या कह रही है। एक वक्त आप ये कहते हैं कि ये बीजेपी ने जाके राष्ट्रपति के पास विरोध किया तो आखिरकार सरकार को सद्बुद्धि आई और इस अध्यादेश को वापस लिया। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि परिवारवाद के चलते ये फैसला पलटा गया। तो पहले तो ये निर्णय होना चाहिए कि इस फैसले को वापस लेने का श्रेय किसे जाए, आपको या फिर राहुल गांधी को? अरे इसमें कोई विवाद की गुंजाइश है? जिसने पहले स्टैंड लिया श्रेय उसको जाता है। इसमें तो ये तो एक स्थापित सत्य है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था राहुल गांधी जी ने कि बिल को फाड़ के फेंक देना चाहिए। साहब, ये तो नॉनसेंस है। अगर ये बात थी तो जब सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में कोल घोटाले पर रिपोर्ट सबमिट की थी, वो फाड़ के फेंकने लायक नहीं थी। जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है 2G स्पेक्ट्रम पे, वो फाड़ के फेंकने लायक नहीं थी। 2G मैटर के ऊपर जिस ढंग से पीएससी की रिपोर्ट सबोटाज की गई, वो फाड़ के फेंकने लायक नहीं थी। और ये कहते हैं, इन्होंने अर्जेंटीना में ले जाके रेड कॉर्नर नोटिस 2009 में क्वात्रोची का फाड़ के फिकवा दिया और उसके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर करवा दिया। वो आके अब हम लोगों को ये ज्ञान देते हैं जनता को कि हम नैतिकता के कितने बड़े पक्षधर हैं। तो ये बात
उनके मुंह से बहुत शोभा नहीं देती है। ये तो जनता का प्रचार था, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार था, जिसमें अंततः उनको फॉल इन लाइन होना पड़ा। आपको लगता है कि मैं अखिलेश जी के पास, अखिलेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अखिलेश जी से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन विजय ये एक दिलचस्प स्थिति है। मैं अखिलेश जी के पास जाऊं उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि ये कई दुविधा की स्थिति भी बीजेपी के लिए है कि अब क्या करें। अब राहुल गांधी ने ना सिर्फ अध्यादेश वापस करने की मुहिम को कामयाब किया, बल्कि वो जो बिल था वो भी अब वापस होगा, तो एक कदम आगे गए हैं वो। एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की बात है तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने पहले पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की, फिर राहुल गांधी ने भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात जो जनभावना की है, ये चुनावी वक्त में जनभावना दोनों पार्टियों को अचानक क्यों आती है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि इससे पहले हम बार बार कह रहे हैं कि जब सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक पार्टियां नहीं आनी चाहिए, इसके लिए पूरी संसद एक हो जाती है। जब दूसरे जो चुनाव सुधार की जो दूसरी चीजें होती हैं उनके खिलाफ भी सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और अब दागियों को बचाने के लिए बिल लाया जा रहा था, इसको लेकर बीजू जनता दल को लेकर सारी पार्टियां एक मत थी, और यहां पर अध्यादेश आया तो कुछ पार्टियां खिलाफ हो गई। बिल पर आप सहमति दे रहे थे और अध्यादेश पर आप खिलाफत कर रहे थे, और अब जब बिल भी वापस हो रहा है तो बहुत सारी पार्टियों के अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा होगा। अखिलेश जी, आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पे? नेहा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो सारे लीडर बैठ करके उस बिल के अगेंस्ट बिल लाने की बात करते हैं पार्लियामेंट में, और जब लोकसभा में, और उसके बाद जब राष्ट्रपति के यहाँ अध्यादेश जाता है तो वही बिजनेस कमेटी में बैठने वाले भाजपा के लीडर राष्ट्रपति भवन जाते हैं चिट्ठी लेकर के कि इसे मत दस्तखत करिएगा। भोली भाली बीजेपी डबल स्टैंडर्ड दिखाने में दुनिया में अकेली पार्टी है, क्योंकि ये इनका हमेशा से ये मत रहा है कि सब कुछ नियम कानून शुचिता नैतिकता सब कुछ हो हर जगह, लेकिन एक्सेप्ट बीजेपी हर जगह पॉलिटिक्स में सफाई हो, लेकिन हमारे यहां वो लागू नहीं होगा। गुजरात में सजा याफ्ता मंत्री रहेगा। जब कभी भी कोई भी चीज ऐसी हो उसमें बढ़ चढ़ के बोलेंगे, लेकिन अपने यहाँ लेस मात्र भी उसको दर्शाएंगे नहीं, करेंगे नहीं। उसका जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से लूंगी। उसका जवाब बात नहीं है, मैं उसका जवाब लूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से। लेकिन अखिलेश जी, एक सवाल आपसे भी, आपकी पार्टी से भी ये सवाल है, अब जब इस अध्यादेश और बिल को वापस लेने का फैसला सरकार ने कर लिया है, आप मानेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी सही थे, लेकिन कैबिनेट गलत थी, कोर कमेटी गलत थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलत थे, और कोर कमेटी को हेड करने वाली सोनिया गांधी भी गलत थी? ये सब जनभावना को नहीं समझ पाए। नेहा सरकारें हमेशा बार बार सरकारें जनहित में फैसले बदली हैं। मैंने कहा ना, कैबिनेट का निर्णय बदला है, पार्लियामेंट से बदला है, बजट बदला है, बहुत कुछ बदला है। अटल जी के समय भी वापस लिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, अगर आप किसी चीज को रियलाइज करते हैं कि पब्लिक मूड ये है और सही चीज ये है, और उसके अनुपालन में किसी चीज को वापस आ जाते हैं, तो झुकना लोकतंत्र में स्वागत योग्य होता है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो पहले वाला गलत था या सब लोग गलत निर्णय किए थे, ये नहीं कहा जाता है। ठीक है, नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को झुकना पड़े, अपने फैसले को पलटना पड़े, तो फिर तो गंभीर सवाल उठता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आप अपनी बात दीजिएगा, आप अपनी बात रखिएगा सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन इसके साथ में अखिलेश जी का जवाब सवाल जोड़ना चाहते हैं, उसमें झुकना। ठीक है सर, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। जब कोई सरकार कोई चीज वापस लेती है जनहित में, तो उसे झुकना नहीं देखना चाहिए। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उसके साथ ही मैं अखिलेश जी का सवाल जोड़ दूं। जो शरद पवार ने भी कहा, यह कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने भी सहमति दी थी, बाद में बीजेपी पलटी। इस आरोप का आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, सर्वदलीय दल में भाजपा ने इस चीज की सहमति नहीं दी थी। भाजपा का यह कहना था कि यह जो अध्यादेश है, इसके बारे में सारी तकनीकी जो जानकारियां हैं, जो उसके टेक्निकल न्यूआंसेस हैं, सब डिस्कस होने के बाद आना चाहिए। और वो क्यों कहा, उसका भी मैं एक उदाहरण भी आपको देता हूं। अगर आप इस ढंग से माने, 1977 में
तो सारे नेता जो थे जेल में बंद थे कि नहीं थे? राष्ट्रद्रोह के आरोप में बंद थे। कांग्रेस की सरकार ने फर्जी मुकदमे लगा के सबके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए थे, और छोटे मोटे नहीं लगाए थे, डायनामाइट और जाने क्या क्या केस लगा दिए थे। इस ढंग से सरकारें इसका दुरुपयोग भी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। आतंकवादियों से केस विड्रॉ करने की कोशिश की, जो 2007 के आरोपी थे अदालतों के बम के, न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब रोके। फूलन देवी और पता नहीं कितने लोग तो केसेस वो लोग विड्रॉ कर चुके। इस ढंग की सरकारें उसका दुरुपयोग न कर पाए, ताकि वास्तविक अर्थों में दागी लोग राजनीति में प्रवेश न करने पाए दूसरे रास्ते से भी। इसलिए इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट होने के बाद आए, ये हमारा कहना था। उसको आप इस ढंग से कह रहे हैं, आप समर्थन किया बाद में, और जब ये अध्यादेश ले आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 2 साल से ज्यादा जिसको सजा मिलेगी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो इसमें और ज्यादा इसमें संशोधन की क्या गुंजाइश है? जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था विद्रोही जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में थे कि नहीं बने, तो उसमें और ज्यादा आप इनसे पूछिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में थे कि नहीं थे? सुधांशु जी देखिए, मैंने आपसे कह तो दिया, पार्टी का पक्ष एकदम स्पष्ट था कि मामला स्टैंडिंग कमेटी में जाए, डिटेल्स डिस्कस हो, उसके बाद प्रस्ताव आए और तब उसके बाद हम उसके बारे में विचार करेंगे। आपने उसको बाईपास करके अपने मनमाने ढंग से चीजों को उस ढंग से ले जाने का प्रयास किया जो राजनीति में शुचिता के प्रयास के खिलाफ जाता था, इसलिए हमने उसका विरोध किया। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तो आप खिलाफ थे ना? और रही बात जो अभी विजय विद्रोही जी ने कही, नहीं, अब मैं मतलब ये चाहते थे कि ये बिल, ये अध्यादेश लागू ना, ये जजमेंट लागू ना हो। एक मिनट, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये इस पक्ष में है कि जजमेंट लागू ना हो। अरे भाई, आप हमसे पूछ रहे हैं, अपना पक्ष बताइए। आप तो सीधा प्रस्ताव लेके आए, विधेयक लेके आए, कैबिनेट पास कर दी, अब पलट गया, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वो तो आप नहीं पूछिए, हमारे पर तो फिर भी किंतु परंतु लगा रहे हैं। आपके में तो साफ दिख रहा था, लिखित में प्रस्ताव लेके आए थे। हाँ, हमें समझ में आया, हम पढ़ते। अब आप बताइए, हम तो इसलिए उस विषय पे तो मत जाइए। हम तो ये कर रहे हैं, वो दिख रहा है, हम तो कर रहे हैं। आप अपना स्टैंड बताइए कि आप अपने यहाँ दोषियों के प्रति क्या रुख रखते हैं, जिनको सजा हो चुकी है, वो बताइए। आप वो बताइए। हम तो स्पष्ट है, हमारा मत है। अरे बिल्कुल बताएंगे। आप बताइए अपने यहाँ क्या मत है? आपके यहाँ तो ये स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार हलफनामा देती है। अरे बताएंगे क्या? गुजरात के मंत्री तो मंत्री बने हुए हैं अभी तक में कोल घोटाले में, और उसके बाद ये पाया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप, वो लोग बैठ के हमको नैतिकता की ये पाठ जो है वो बताइए। अभी आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, तो इसलिए वो विषय में दिलीप जी, अभी आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि सीबीआई को रोकिए। नहीं, ठीक है, नहीं, विषय से भटके। अरे जो बात हो रही है वो बताइए। कई बातें उसमें शामिल हो जाएंगी। आप विषय यही है कि सजा याफ्ता राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं, वो भी विषय है। सजा याफ्ता राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बताइए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा की ना, आप ये बताइए। इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी थी आप कांग्रेस को कि वो पहुंच गए, आप अध्यादेश तक पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं बचाने की कवायद आपकी तरफ से अभी तो चिट्ठी लिख रहे हैं जेटली जी की, अभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं जेटली जी कि सीबीआई को हमें बचाने की मदद कराइए। अभी क्यों लिख रहे हैं? क्या जरूरत है? अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट चीज को मॉनिटर कर रहा है तो सीबीआई को चिट्ठी लिख रहे हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि पता है पेन ड्राइव आ गया, सीडी आ गया, बंजारा की चिट्ठी आ गई, उसका पॉलिटिकल माहौल बना रहा है। अभी हम राहुल गांधी और प्रधानमंत्री पर रहे तो वही ठीक होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो आप इनको बीच बीच में लाते रहेंगे आरोप प्रत्यारोप के लिए। ठीक है, नहीं, लेकिन अखिलेश जी, सवाल ये उठता है, फैसला पलटा, राहुल गांधी के बयान के बाद ये फैसला बदला। जांच हो तो दुरुपयोग हो रहा है, जब बीजेपी वालों की जांच हो तो दुरुपयोग हो रहा है, जब उस पर लोग सजा खा जाए तो अच्छा काम है। ठीक है, सुधांशु जी, नहीं, अब सीबीआई के केसेस कहां डाइल्यूट हुए, कैसे, उस बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, फैसला पलटा, राहुल गांधी के बयान के बाद पलटा, ये पूरे देश ने देखा। सवाल ये है, अगर राहुल गांधी वाकई में सरकार पर इतना प्रभाव रखते हैं जो कि आज साफ दिखा, उस सरकार के भीतर क्यों नहीं शामिल हो जाते? उन्हें तो इतनी बार आप ही लोगों ने कहा है, वो आप लोगों की बात सुनते ही नहीं, और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्यों नहीं बन जाते वो?
नहीं, ये आपका सुझाव अच्छा है, बार बार सुझाव आया है, प्रधानमंत्री से भी आया है, लेकिन उनकी जिसको शामिल होना है उसकी तो इच्छा है। यही तो फर्क है हमारे और बीजेपी में। एक आदमी लिए प्रधानमंत्री मैं नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री, जल्दी बनाओ, जनता तो बना नहीं रही है, पार्टी में बनकर कांग्रेस संतोष कर पार्टी दें। फिर तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करती? जब हमारे यहाँ ओथ लेते हैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ओथ लेते हैं, उम्मीदवार नहीं बनते हैं। नहीं, लेकिन विजय विद्रोही जी, ओथ लेने से पहले वो इतना कुछ जहाँ कर रहे सिर्फ हैं, उम्मीदवार बनने तक का ही सरकार लिमिटेशन का हो वहाँ फैसला पलट दे रहे हैं वो। हमारे यहाँ अगर ओथ लेते का रिवाज है, इसलिए घोषित नहीं करते। सुधांशु त्रिवेदी जी, ओथ लेने ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? जब सरकार के फैसले को पलटने की कुव्वत आप रखते हैं, कहा था तो फिर कि बचा मेरी क्या? निजी राय है, उसके बाद पार्टी ने कहा कि हम सब लोगों की यही राय है। हाँ। नहीं, इसी में कब तक घूमते रहेंगे अखिलेश जी? अब तो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चाहिए ना। किसी भी सुधांशु त्रिवेदी जी, अपनी बात रखिए आप जी। किसी भी सरकार का सत्ता पे जी, मेरा कोई जी सुधांशु जी बोलिए। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे अथवा न करे, यह उनका अंदरूनी मामला है। वैसे जितने जनमत सर्वेक्षण भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं और मीडिया में आए हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है उनकी क्या स्थिति है और इनके संभावित उम्मीदवार की क्या स्थिति है। पर मुझे लग रहा है शायद वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो एक परिपक्वता और अनुभव चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा। अब इसी प्रकरण को आप लीजिए, यदि राहुल गांधी जी रियल में 2004 में भी आए थे जनमत संग्रह, बैठ के बात कर सकते थे, अंदर से ये काट सकते थे, मगर जिस ढंग से उन्होंने घर की हांडी को लाके चौराहे पे फोड़ा है, ये साफ दर्शाता है कि एक अनुभवहीन और अपरिपक्व व्यक्ति विजय, बहुत संक्षेप में, ये क्या राहुल गांधी का कद कम करता है या बढ़ाता है? ये इस कारण से कांग्रेस हिम्मत नहीं। मुझे लगता है कि इस मामले में तो राहुल गांधी का कद, जो अभी परिस्थितियां बनी हैं उसके हिसाब से कांग्रेस उनको पेश कर इस रूप में पेश कर रही है कि जैसे राहुल गांधी ने सारा गेम अचानक चेंज कर दिया है। और बीजेपी के टारगेट में इस समय राहुल गांधी इसलिए हैं क्योंकि सारा श्रेय शायद बीजेपी ले जाना चाह रही थी, कुछ श्रेय उनको लगता है कि शायद राहुल गांधी के खाते में जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ ही सवाल ये जरूर बना रहेगा, लोकसभा चुनाव से पहले बार बार विपक्ष भी इसे उठाएगा कि देश में सरकार कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या फिर राहुल गांधी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।